नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिलेक्शन वाला पे। दोस्तों हाजिर हूं मैं फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेकर। जो भी दोस्त हमारे रेलवे की तैयारी करते हैं हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन है और ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस बार रेलवे में पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में पूछा जाए, क्योंकि पैटर्न वही है। 2018 के बाद वाला सारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सारे दोस्त हमारे साथ एक बार जुड़ जाएंगे। चलिए, जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि हमारी आवाज उनको प्रॉपर आ रही है कि नहीं। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ये हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच है जो कि हमारा सिलेक्शन वाला ऐप, अगर आप जाएंगे प्ले स्टोर से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत ही मैथ का फाउंडेशन अच्छा बैच है, विकास कर लेते हैं। और मैं दावे के साथ आपके से कह सकता हूं कि अगर आप एक बार जुड़ जाएंगे इस बैच के साथ, फाउंडेशन बैच है, तो आने वाले समय में भविष्य में आपको कभी फिर से रेलवे की, खास करके रेलवे का मैं जोर देकर कह रहा हूं, रेलवे के लिए आपको मैथ का तो तैयारी नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में हम उसमें ऐड ऑन करेंगे जीके जीएस या फिर रीजनिंग के लिए, लेकिन फिलहाल ये मैथ फाउंडेशन बैच है। जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए इसी के साथ आज के इस बेहतरीन सेशन का आगाज करते हैं। कहते हैं ना कि क्यों डरे, जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और ये तजुर्बा दोस्तों बाजार में कोई नहीं खरीद सकता। कहते हैं ना कि बाल सफेद और दाढ़ी ऐसे नहीं होता है, धूप में पकाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उससे डरना नहीं है, आगे बढ़िए। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संकुचित स्किल को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में 2018 का पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अनुराग जी जुड़े हैं, अनुराग तिवारी फ्रॉम यूपी। अनुराग जी स्वागत है। मुझे लगता है पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी हमारा परिवार छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे हम बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो पूछा गया है कि संकुचित स्किल, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिएगा गुलेल इसमें पूछा जाता है, गुलेल में या तना हुआ धनुष में ये किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए ऊर्जा में आपने पढ़ा होगा कि कौन, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, उसके बाद आती स्थितिज ऊर्जा यानी कोई वस्तु अगर स्थिर है, मान लो मैं यहाँ पे स्थिर हूं तो हमारे अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। वो ऊर्जा जो किसी वस्तु को अपने स्थिति के कारण धारण करती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mv², हाफ क्या होता है, जब भी बोला जाए आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तो आप बोलेंगे हाफ mv², हाफ mv²। भी क्या है, वेलोसिटी। जैसे ही गति आती है उसके साथ क्या आती है, तो काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा आती है। तो ये पूछा गया है कि स्किल को जब छोड़ा जाता है, यानी आपने तान के रखा, जब उसको छोड़ दिया तो ये स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो गति आ जाती है। और गति जैसे ही आती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है, मैं बोला आपसे गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे ही गति आई कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। तो जब तक आपने इसे तान के रखा, हथौड़ा उठा कर रखा, जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं, गति आएगी नहीं, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं आ सकती। ध्यान दीजिएगा, वो ऊर्जा जो कोई वस्तु अपनी स्थिति के कारण धारण करती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धनुष को जब तक हमने खींच के रखा उसमें कौन सी ऊर्जा थी, छोड़ दिया तो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे जब तक हमने उसे खींच के रखा उसमें कौन सी ऊर्जा थी दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा थी। जैसे ही उसको छोड़ा गया यही स्थितिज ऊर्जा बदल गई किसमें, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप एक बार कोशिश कीजिए आंसर देने के लिए। क्लास क्या होगा, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, आप लगेगा कि हाँ क्लासरूम में बैठ के क्लास ले रहे हो। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई लड़की अपनी पीठ पे 3 केजी द्रव्यमान का एक बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पे 300 मीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा।
कितना कार्य उसने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया। मान लो कोई लड़की है, ठीक है, अब वो ये जो वस्तु है ये कितने केजी का है, तो 3 केजी का है, 3 केजी का है, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब देखो कोई वस्तु है तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किसी वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा जी, और ये वस्तु ये कहां बढ़ रही है, तो ऐसे बढ़ रही है आगे। तो किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू Fs cos थीटा। याद होगा आपको, F क्या है, फोर्स, S क्या है तो डिस्प्लेसमेंट, और ये थीटा क्या है, एंगल क्या है। तो इन दोनों के बीच के लगने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, तो थीटा एंगल बोलते हैं। यानी बल और विस्थापन के बीच के कोण को हम यहां पे काउंट करते हैं। तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो वस्तु देखो आप, मैं डायग्राम बनाता हूं, ये क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, फोर्स। ये कितना डिग्री का एंगल हुआ दोस्तों, तो ये हो गया 90 डिग्री का। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 6 × 10⁻³ जूल। उसके बाद क्या आंसर है, 6 जूल, 0.6 जूल या फिर 0 जूल। देखिए जैसे ही वस्तु और यानी विस्थापन और बल में जैसे ही 90 डिग्री का कोण आया, आप आंख बंद करके बोलना 0 जूल होगा। अब कैसे होगा, तो ये cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अब जैसे ये 0 हो गया, सबको 0 कर देगा। यानी आपको देखना है कि बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा, तो यहां पे कितना दिया गया है, तो 90 डिग्री, क्योंकि वो आगे बढ़ रही है और ये इसलिए पूछा गया गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया काम। तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, किसी वस्तु को हमेशा नीचे की तरफ खींचता है। तो नीचे की तरफ खींच रहा है लेकिन विस्थापन आगे हो रहा है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ, कितना हो गया, 0 जूल। यानी कोई काम आपने नहीं किया है। वैसे बोलते हैं ना कि पूरा दिन आपने कुछ खड़ा होके बोलते हैं कि स्टेशन पे आपने 5 किलो का बस्ता लेके पूरे दिन खड़े रहे आप, शाम में पूछा है कितना काम किया आपने, बोले यार कुछ नहीं, 0। क्योंकि उस केस में क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इन दोनों में कोई भी टर्म एक 0 हुआ, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। फोर्स 0 होगा, फोर्स नहीं लगेगा तो इसे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब भी कोई कार्य नहीं हुआ, या इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाए तब भी क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, 0 जूल, यानी 0 जूल यानी कोई काम उसने नहीं किया है। किसके विरुद्ध, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई काम नहीं हुआ है। अगर वही पूछा जाए कि लड़की ने कितना काम किया, हाँ वो काम उसने तो किया है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई काम नहीं हुआ है। क्लियर है। चलिए जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी आवाज आपको पहुंच रही है कि नहीं। सबसे जरूरी है आवाज, यही जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन है, 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि वृद्धावस्था संरक्षण है, के तहत लाभार्थी के द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय होगा, मतलब कितना वो देता है। देखिए ये जो है ना, ये असंगठित क्षेत्र के लिए लाया गया। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, कब आया, तो 2019 में मोदी सरकार इसे लेकर आई थी। असंगठित क्षेत्र समझते हैं, वो मजदूर जो डेली कमाते हैं और खाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के समय में सबसे ज्यादा दिक्कत इनको ही हुआ था, क्योंकि ये क्या करते हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। इनको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा देश का जो टोटल जीडीपी है, उसमें कितना प्रतिशत का योगदान देते हैं, तो 50% का योगदान देते हैं। नहीं, आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं था। ये कुछ दिन कमाएंगे, बुढ़ापा आएगा ना, क्योंकि हर कोई रिटायर होता है, ये भी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद इनको कोई पेंशन नहीं मिलता। तो इसी के लिए सरकार ने ये लागू किया, क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें क्या है कि जितना प्रतिशत इनको देना होगा उतना ही गवर्नमेंट लगाएगी। 100 से लेकर 3000 तक ये लगाते हैं। 18 से 40 साल तक का इसमें एज होता है। 100 रुपये भी लगा सकते हो, या मैक्सिमम 3000 तक का है। तो जितना ये देंगे उतना गवर्नमेंट भी अपने तरफ से देगी, और जब ये रिटायर हो जाएंगे 60 साल, तो उसके बाद इनको पेंशन के तौर पे मिलता है। तो कितना है इसका, तो इसका 50%, कितना 50% तक दी होगा। ठीक है, उससे ज्यादा ये नहीं दे सकते। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर
3। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, यह पूछा गया उससे। कि ऑप्शन दिया गया यकृत कोशिका है, उसके बाद आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, मस्तिष्क कोशिका है। देखिए आरबीसी, हाँ, रेड ब्लड सेल, ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो ब्लड का कलर है वो आरबीसी के तहत हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना हम बाहर की बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये अगर बाहर से कुछ जीवाणु आ रहे हैं तो उनको ये क्या करता है? निगल जाता है। इसीलिए अपनी जो इसके पास जो खूबी होती है कि अपने आकार को बदल सकता है, ये अपने आकार को बदलने की क्षमता होती है। ये क्या जितने भी बाहर से रोगाणु आते हैं उनका क्या करेगा? एक तरीके से खा जाता है। एक बोल देते हैं ना कि राक्षस पुराने जमाने में ये क्या करेगा? कुछ भी आएगा उसको अपना आकार बदल के उसको खा जाएगा। तो यही काम ये करता है, हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो क्या आंसर होगा? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। ये इसके पास क्या खूबी होती है कि अपने आकार को ये बदल सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े दोस्त, कमेंट करते जाना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति यानी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? क्या हम इसे सुन सकते हैं? क्या मानव कान, जो हमारी कान है, क्या इसे सुन सकती है? देखिए ऑप्शन दिया गया 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। नाम इसका अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, देखिए हमारा जो मानव कान है उसकी सुनने की क्षमता कितनी है? तो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, कितना? तो 20,000 हर्ट्ज तक यानी 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी इससे कम और इससे ज्यादा वो सुन सकते हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हमारी सुनने की क्षमता क्या होती है? तो कम होती जाती है। इसलिए कहते हैं ना, बच्चे अकेले में अगर सो रहे हैं तो अचानक से जग जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि वो ध्वनि जिसे हम नहीं सुन सकते, जिसके घर के बड़े बुजुर्ग नहीं सुन सकते, उसे वो सुन लेते हैं और इसलिए जग के डर के रोने लगते हैं। तो हमारी कानों की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब यहां पे पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आप इसे सुन नहीं सकते हो, ये हमारे सुनने की क्षमता की बाहर होती है। यानी अब यहां पे दो ही ऑप्शन हो सकता है, ये तो या एक तो 20 हर्ट्ज से कम हो या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। तो क्या होती है? तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, इसे हम नहीं सुन सकते। अब बात आई कि कौन इसे सुन सकता है। तो चमगादड़ जो रात में उड़ते हैं वो इसे सुन सकते हैं और उसी के हिसाब से चलते भी हैं। वो उनकी जो पंख होती है ना, वो यही अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करती है। आगे आने वाली जो अवरोध होती है उससे टकरा कर आएगी तो उन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, हमें अपना रास्ता बदल देना है। तो क्या होती है? क्या आंसर होगा? तो 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। किसकी? तो अल्ट्रासोनिक वेव की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया, एलपी का है, उसके बाद बीआईएससी के 2019 का पूछा गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस उसको रिपीट कर दिया गया। इसलिए बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, प्रीवियस ईयर उठाओ, 5-7 साल का देख लो, एकदम आपको प्रीवियस ईयर आपके नजर के सामने होना चाहिए। आपको उससे पैटर्न पता चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए आंसर आपको देते चलना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये भी क्वेश्चन 2022 में आपके ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। हमारे और आपके मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आता ही है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूला नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है। हमारे सबके सर्कल में एक दोस्त होता है जो कि सबके पैसे लेता है लेकिन लौटाता नहीं है। तो ये वही दोस्त है, यानी अतीत में खर्च की गई, यानी अपने क्या बोलते हैं उसको, अतीत में आपने खर्च कर दिया, वो जिसे आप भविष्य में वसूल नहीं सकता। आपको पता है कि वो गया तो गया, डूब गया, वो नहीं आने वाला। यानी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक लागत, अस्थायी लागत या विफल लागत या फिर
आर्थिक लागत। देखिए अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जैसे इसको बोलते हैं हम संक कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? संक कॉस्ट। इंग्लिश में इसके लिए एक नाम दिया गया है संक कॉस्ट, यानी डूबी हुई लागत, वो लागत जो डूब गई। जहाज क्या बोलते हैं कि जहाज डूब गया, यानी संक हो गया। तो ये वही संक कॉस्ट है जिसको कभी वसूला नहीं जा सकता। अब देखिए प्राथमिक लागत वो लागत जो आपकी प्राइमरी मतलब जो आपका डेली का यूज में हो, उसको बोलते हैं प्राथमिक लागत। सबसे पहले आप इसी पे खर्च करते हो। उसके बाद ये अस्थायी लागत, वो लागत जो आप हमेशा के लिए उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन कभी आपने कर दिया। ठीक है। अब आता है विफल लागत, यही तो है विफल लागत। इसको विफल लागत बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं, डूबी हुई लागत बोलते हैं। यानी आपने ये इन्वेस्ट किया है लेकिन ये विफल हो गया, यानी सफल नहीं हो पाया। ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? विफल लागत, वो लागत जो डूब गई, जो आप अतीत में आपने खर्च कर दिया है, लगा दिया है, लेकिन उसे भविष्य में आप इसे वसूल नहीं सकते हो। क्लियर है?